वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की थ्योरी और वर्किंग का डिस्कशन करना है। कंस्ट्रक्शन हम लोग पीछे जान चुके हैं, इसलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे। डायग्राम से आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा थ्योरी और वर्किंग में हमें करना क्या है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो हेडिंग जरूर डाल लीजिएगा, थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिए आपके सामने एक मैंने इमेज शो कर रखी है। ये हमारा पाइवोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। इसमें 2 टर्मिनल्स हैं, T1 और T2। हम लोग जब करंट पास करेंगे इस कॉइल में, ये जो सेंटर में कॉइल यूज किया है, तो ये मूविंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड NS जो पोल्स हैं उनके बीच में एग्जिस्ट करेगी, तो एक टॉर्क एक्टिवेट होगा। जैसा कि पीछे हम लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा था, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। हमें चूंकि थ्योरी भी लिखनी है और वर्किंग भी लिखनी है इसकी पूरी, तो सबसे पहली बात हम कहेंगे कि जब T1 और T2 टर्मिनल के अक्रॉस करंट पास की जाती है, वो करंट कॉइल से होकर पास होगी, और ये कॉइल ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल यूज किया उसमें एग्जिस्ट कर रही है, तो इस पर 2 फोर्स लगेंगे जो इक्वल और अपोजिट होंगे। इनकी वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा। क्लियर बात? इतनी बात पहले लिखते हैं। तो चलिए, अगर आप लिखना चाहें तो साथ में लिख भी सकते हैं। व्हेन अ करंट passes across terminals T1 and T2, then a couple of force acted on the moving coil। ऑन द कॉइल लिखिए, मूविंग तो होगी बाद में जब टॉर्क काम करेगा। ऑन द कॉइल which is placed between pole pieces N and S। N और S के बीच में कॉइल है, इससे करंट पास होगी, इसलिए इस पर एक कपल ऑफ फोर्स काम करेगा। ये कपल ऑफ फोर्स टॉर्क बनाएगा। दिस गिव्स अ टॉर्क टू द कॉइल which is given as। देखो एक बात समझना, टॉर्क के लिए हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला क्या सीखा था, किसी को याद है? टाउ इज इक्वल टू बिना साइन थीटा। याद आ रहा है? टॉर्क हमने लास्ट डेरिवेशन में डिराइव किया था, ठीक है? उसमें रिजल्ट आया था क्या? बिना साइन थीटा। आप सुनिए जरा, थीटा एंगल लिया मैंने, कितना लिया है? हम थीटा ले सकते हैं, हम फाई ले सकते हैं, हम यहां पर अपने हिसाब से कोई भी एंगल यूज कर सकते हैं, सिंबल की बात है। हम इसको एक इक्वेशन को डाल के भी रख ले रहे हैं। अब देखिए, इस टॉर्क की वजह से, वर्किंग भी समझते जाना है, थ्योरी वर्किंग एक साथ चल रही है। इस टॉर्क की वजह से ये कॉइल ऐसे ट्विस्ट होगा कि नहीं होगा? बताओ। या तो इस तरफ ट्विस्ट होगा या इस तरफ ट्विस्ट होगा। हमने लेट कर लिया इस तरफ ट्विस्टिंग हुई, तो जब ये ट्विस्टिंग हुई है तो स्प्रिंग में भी ट्विस्टिंग आ गई। यही स्प्रिंग मैकेनिकली इस ट्विस्टेड कॉइल को बैक लाएगी, वांट टू रिस्टोर। स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है, तो ये वांट टू रिस्टोर, बैक करेगा इसको। तो जब ये ट्विस्ट हुआ है स्प्रिंग में, तो पता नहीं कितने एंगल का हुआ हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 90 डिग्री, पता नहीं। तो हम लोग जनरली इसको कोई एक सिंबल के फॉर्म में ट्विस्टिंग को कंसीडर करेंगे। हम लेट करते हैं कि 1 ट्विस्ट के लिए
एक कांस्टेंट होता है स्प्रिंग में, उसको हम बोलते हैं ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट। क्या बोलते हैं? तो ये हम जिस स्प्रिंग को भी यूज किए उसके लिए लेट कर रहे हैं एक टर्म, हमने कहा लेट द ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, पर यूनिट ट्विस्ट फॉर गिवन स्प्रिंग इज सी। देखो ध्यान देना प्लीज, सी उस स्प्रिंग की क्वालिटी या प्रॉपर्टी मैंने कंसीडर की है जो यहां यूज की गई है, और इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट। और टोटल ट्विस्ट का एंगल हमने फाइव लेट कर लिया, कितना? हाँ, इफ देयर इज फाइव ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग को हम दूसरे वर्ड में डिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। क्वाइल कितना डिफ्लेक्ट हुई, बात समझ रहे हो भैया? ये क्वाइल में डिफ्लेक्शन हुआ है, तो हमने टोटल डिफ्लेक्शन कितना लेट किया है? 5। अगर 1 डिफ्लेक्शन होता तो कपल हुआ सी, अगर 5 डिफ्लेक्शन हो तो कितना हुआ? C5 नहीं हुआ? जाके बताओ। यही टॉर्क देगा, यही क्या कहलाएगा? टॉर्क जो स्प्रिंग के लिए होगा वो क्या बनेगा? C5। जरा आराम से समझना, कोई जल्दी में ना रहना। मैंने बोला कि यहां जब करंट पास होगी कॉइल में और ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में है तो इस पर एक टॉर्क काम करेगा। टॉर्क हमने पीछे डेरिवेशन कर रखा है, उसका रिजल्ट क्या बनाया था? टाउ इज इक्वल टू बिना साइन थीटा। बी क्या है? अप्लाइड फील्ड। आई क्या है? करंट पासेस। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल। बहुत थ्योरी पढ़ानी तो ये सब बातें भी लिखनी चाहिए, ठीक है? आप सुनिए, थीटा क्या होता है ध्यान रखना, प्लेन ऑफ द कॉइल। ध्यान रखिएगा, थीटा क्या होता है बता दें। थीटा होता है हमारा प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। जैसे अगर ये दोनों पैरेलल हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन, तो इनके बीच एंगल आएगा 90। फिर प्लेन इसको बोलेंगे और एरिया वेक्टर इस पे कैसा होता है? 90। ध्यान रखिएगा, खैर उस पर बात करेंगे बाद में। तो अच्छा, दोबारा हमने स्प्रिंग पे देखो, दो अलग अलग चीजों पे चर्चा की है। ये कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है कॉइल के ऊपर, उससे टॉर्क निकाला है, करंट की वजह से जो बना, फील्ड की वजह से जो बना। और ये जो है ये मैकेनिकल, मतलब स्प्रिंग का अपना, मेटल की वजह से। स्प्रिंग जरूरी नहीं थी कि कॉइल की वजह से घूमती, तुम घुमाते तो भी वापस आती कि नहीं आती। तो ये जो टॉर्क निकाला ये स्प्रिंग की वजह से बना टॉर्क है, लेकिन यही टॉर्क तो उस टॉर्क को नल एंड वाइड कर रहा है, घुमा के वापस ला रहा है। यानी ये दोनों इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कैसे होंगे? इक्वल होंगे कि नहीं? तो हम कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम। बहुत आराम से सुनिएगा, थ्योरी वर्किंग एक साथ चल रही है, वर्किंग भी होती जा रही है, थ्योरी भी होती जा रही है। एट इक्विलिब्रियम ये दोनों इक्वेट कराने, तो बिना साइन थीटा इक्वल हो जाएगा किसके? देखो C5 के। अच्छा, ये जो डिवाइस हम सीख रहे हैं ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। ये करंट की मेजर या पोटेंशियल के मेजर करने की डिवाइस के लिए डेवलपमेंट हो रहा है। फिलहाल हम करंट की बात करते हैं। किसकी? हमें तो करंट मेजर करनी है। तो करंट के लिए अगर इस इक्वेशन को बनाते, देखो I इज इक्वल टू क्या बनता? C बाई बी एन ए, साइन थीटा नीचे आता और फाई यहां रहता। देखो इस पूरी वैल्यू को एक कांस्टेंट लेट करते हैं। ये कांस्टेंट होता है स्प्रिंग के लिए, कांस्टेंट फॉर स्प्रिंग। मेरी बात को बहुत आराम से समझिएगा। तो इसको हमने कोई नाम दे दिया, कांस्टेंट को K, कोई भी नाम दे देना था, मतलब हमने से K मतलब लेट कर लिया। तो आप देखो I का रिजल्ट क्या बना करके? K फाई अपान। एक बात ध्यान देने वाली है, अगर केवल फाई पर I डिपेंड करता, किस पर? केवल फाई पे, तो हम देख लेते जितना डिफ्लेक्शन हुआ उतनी करंट हो जाती, करंट मेजर करना आसान होता। लेकिन ये फाई के अलावा किस पे डिपेंड कर रही? साथ में साइन थीटा पर भी। ये फैक्टर हमारे लिए समस्या कर रहा है। यानी हम डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेजर करके
जो पॉइंटर में हो रहा है, करंट नहीं प्राप्त कर सकते। देखो हियर करंट डज नॉट मेजर्ड by measuring deflection in coil only। मेरी बात को समझना, इस लाइन का क्या मतलब है। मैंने कहा यहां से ये बात पता चल रही है कि केवल डिफ्लेक्शन जान करके हम करंट की वैल्यू नहीं जान सकते, लेकिन हमारा एम यही है कि करंट पता कर ले डिफ्लेक्शन देख के। जो घर में यूज करते हो मीटर वगैरह, उसमें डिफ्लेक्शन से तो सीधे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, क्या और कुछ करते हो? तो यानी डिफ्लेक्शन से चाहिए मुझे। तो अब ये तब पॉसिबल होगा, देखो जब साइन थीटा कितना हो जाए 1। देखो अगर हम केवल डिफ्लेक्शन से मेजर करना चाहें तो हम क्या कहते हैं, साइन थीटा 1 हो जाए। ऐसा कब हो सकता है? जब हमेशा थीटा 90 रहे। हमेशा थीटा 90 कब रहेगा? जब बी और एरिया वेक्टर हमेशा 90 बने, प्लेन और बी पैरेलल हो। देखो ध्यान देना, कॉइल का प्लेन और बी पैरेलल हो, यानी कॉइल का एरिया वेक्टर और बी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये तभी पॉसिबल होता है जब मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होती है। कैसी? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेट के पोल्स को हम ऐसे कट करके यूज करते हैं, तो वो हमेशा कॉइल और फील्ड आपस में कैसी बनी रहती हैं? परपेंडिकुलर। ये जो दूसरी इमेज हमने सामने रखी थी, अब उस पे आते हैं वापस। ये रेडियल फील्ड के लिए है। किसके लिए है? देखो ध्यान देना, इस तरह का ऐसे कट करके हम लोग मैग्नेटिक पोल्स यूज करते हैं। इस सिचुएशन में ध्यान रखिएगा, बी और कॉइल का जो प्लेन है वो आपस में पैरेलल रहता है, तो थीटा हमेशा परपेंडिकुलर आता है। तो इस डायग्राम को बनाना है। अब इस जगह हम रेडियल फील्ड का थोड़ा सा 2 लाइन का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम उस टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे। तो अभी तो आप एक छोटा आर्टिकल डाल दो, रेडियल फील्ड, और इस डायग्राम में सिर्फ इतना हिस्सा बनाना है, पूरा गैल्वेनोमीटर नहीं बना लेना है। इतने हिस्से यानी पोल पीस और बीच का ये सिस्टम, बस इतना बना लो, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। देखो रेडियल फील्ड के लिए आप बहुत सिंपल डायग्राम बना सकते हो। एक नॉर्थ पोल बनाइए, थोड़ा स्फेरिकल कट करिएगा, बस मेन चीज ये समझो। एक साउथ पोल बना दीजिए, वो भी स्फेरिकली कट कर दीजिए, और बीच में कॉइल बना दीजिए, बस ये मेन चीज है। देखो कॉइल जैसी भी घूमे राउंड एंड राउंड, देखो इसका हमेशा 90 डिग्री बनेगा, इसके साथ की नहीं। आप देखो ये कॉइल ऐसी हो चाहे ऐसी हो, तमाम टोटल चूंकि स्फेयर है, स्फेयर में जो रेडियस है वो सरकमफ्रेंस पे हमेशा 90 डिग्री बनाती है। तो अगर आपसे मान लीजिए 1 मार्क्स में आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय रेडियल फील्ड, तो हम कहेंगे ऐसी फील्ड जिसमें कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल हो, उसको हम बोलते हैं प्लेन पैरेलल हो, उसका एरिया वेक्टर अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहां रेडियल फील्ड के बारे में एक लाइन बोल देता हूं, सच मैग्नेटिक फील्ड in which direction of magnetic field and plane of the coil always parallel to each other is called radial magnetic field. Here theta is equal to 90 degree always. इतना लिखने के बाद अब आगे बढ़ेंगे। ये हिस्सा उसी के बाद लिखना है, ये अलग कोई नहीं है, उसी टॉपिक का आगे का हिस्सा है। रेडियल फील्ड डाल के उसी के आगे लिखिए, और इतना पूरा करने के बाद फिर आगे बढ़ा दीजिएगा। आप देखिए नाउ, अब जब हमने ये बात पूरी यहां पर लिख डाली, तो हम इस जगह रिजल्ट पे पहुंच गए कि थीटा हमेशा के लिए क्या हो गया 90। तो जब थीटा हमेशा के लिए 90 हो गया, तो साइन थीटा क्या हो गया बताओ?
हमेशा के लिए 1 हो गया। हेंस I इज इक्वल टू के फाई। अब बच के केवल आया, बताओ। यानी कि हम करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं डिफ्लेक्शन के। बताओ भैया जी, यानी हम अगर कभी करंट निकालना चाहें तो सीधा डिफ्लेक्शन मेजर करके ऐसी कंडीशन पे निकाली जा सकती है। इतना नोट करिए, फिर आगे सेंसिटिविटी वगैरह की बात करेंगे हम। चलिए अब हम बात करते हैं सेंसिटिविटी पे। देखिए सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर वेरिएशन आए तो उसका मोर रिजल्ट ऑब्टेन हो तो ज्यादा सेंसिटिव कहेंगे। जैसे आमतौर पे गर्ल्स को ज्यादा सेंसिटिव माना, एक बार डांट दो और रोने लगे। बॉयज लोग सेंसिटिव कम होते हैं, डांटेंगे उनको मारो कूटो फिर भी कोई असर नहीं, हंसते मुस्कुराते जाएंगे, ऐसा लगे जैसे उनको कोई इनाम मिला हो, पुरस्कार लेके आए हो। लेकिन गर्ल्स का मुंह जरा सी डांट पे फूल जाता है और आंसू निकलने लगते हैं। वैसे यहाँ गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कैसे होगा, इसका मतलब समझिएगा। अगर थोड़ी सी भी करंट पास हो तो पॉइंटर में ज्यादा डिफ्लेक्शन आ जाए, सफिशिएंट डिफ्लेक्शन हो तो वो सेंसिटिव है, और अगर डिफ्लेक्शन ना हो तो फिर वो छोटी वैल्यूज को मेजर नहीं कर पाएगा। तो हम कहेंगे when a very small current goes across या pass across the galvanometer, it gives more deflection. It gives more deflection in pointer. Then it is called sensitive डिवाइस। अब देखो यहां जो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी है वो 2 कैटेगरी की है। एक होती करंट सेंसिटिविटी, एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। आइए हम पहले बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे तो लिख दो देयर आर 2 टाइप्स। अब हम पहला जो सीखेंगे उसका नाम है करंट सेंसिटिविटी। फर्स्ट नंबर डालेंगे करंट सेंसिटिविटी। ये क्या है इसका समझ लो। करंट सेंसिटिविटी रेशियो होता है डिफ्लेक्शन का और करंट का, इसको SI से हम लोग डिनोट करेंगे। तो अगर डेफिनेशन बतानी हो तो सीधे कह सकते हो द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन इन द पॉइंटर एंड द करंट पासेस थ्रू द कॉइल। ओके, तो लिख लिए डेफिनेशन, पहले लिखिए बाद में फार्मूला लिखना। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन इन कॉइल एंड करंट पास across the coil is called current sensitivity. It is denoted by SI given as। अब given as के बाद फार्मूला लिखेंगे आप SI is equal to phi by I। इसको और क्या बनाया जा सकता, सुनिए पीछे याद करो, मैंने I के लिए एक फॉर्मूला डेवलप किया था, यहां पर देखो ये। अब साइन तो 90 हो ही चुका है, तो हमारा फॉर्मूला I का क्या बना, C बाई NAB और फाई, और फाई बाई अगर I बनाओगे तो NAB बाई C बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। तो फाई बाई I की वैल्यू क्या हो गई, NAB या BNA, जो जैसे लिखना चाहो, BNA अपान C। तो देखो ये हमारा फॉर्मूला बन के फाइनली आया, SI इज इक्वल टू फाई बाई I इज इक्वल टू NAB बाई C। ये तो हमारी हो गई
करंट सेंसिटिविटी। इसी तरह हमें पोटेंशियल सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी पे बात करनी है। तो सेकेंड नंबर इसका डालेंगे आप वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये आएगा क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ध्यान रखिएगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइन करनी है तो हम कहेंगे रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन फाई एंड वोल्टेज वी। उसी तरह से तो डेफिनेशन लिखते हैं, चलो पहले। द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन फाई एंड voltage V is called voltage sensitivity. It is denoted by ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग SV सिंबल देंगे। तो SV का फॉर्मूला बना दो फाई बाई V। अब इसको लेकिन उस तरह का अगर फॉर्मूला बनाने का मन है तुम्हारा तो देखो फाई बाई वी जो लिखा है उसको V इक्वल टू आई आर होता कि नहीं होता, बताओ। अगर कॉइल का रेजिस्टेंस R है तो हम V को क्या लिख सकते हैं ओम्स लॉ से, आई आर। और फाई अपान आई को हम लोग क्या बोले थे बताओ, एस आई बोले थे कि नहीं बोले थे बताओ। और एस आई का फॉर्मूला अभी क्या आया था देखो जरा, एन ए बी बाई सी। तो यहां भी हम लोग एन ए बी बाई सी रखोगे, आर पहले से है तो एन ए बी बाई सी आर, ये हमारी कहलाएगी वोल्टेज सेंसिटिविटी। नोट करिए जरा भाई।